नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव एक बार फिर चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों हमने पूर्व की क्लासों में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उन्हीं आपातकालीन शक्तियों में हमने अनुच्छेद 352 की व्याख्या की है, अनुच्छेद 356 समझा है। उसी कड़ी को हम आगे देखें कि भारत के राष्ट्रपति के पास और कौन सी आपातकालीन शक्तियां होती हैं। तो देखो दोस्तों, अनुच्छेद 360 में आर्टिकल 360 इसमें दे रखी है भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की शक्ति। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं हमारे भारत के संविधान में। लेकिन दोस्तों देखो क्या है कि वित्तीय आपातकाल है जो भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहित किया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हमने वित्तीय आपातकाल का प्रावधान लिया है। अब मित्रों हम बात करें कि वित्तीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है, कि उसकी क्या बेस होता है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, कौन उसको घोषित करता है, क्या उसके प्रभाव होते हैं और वित्तीय आपातकाल को कैसे समाप्त किया जा सकता है। देखो लगाने का जो आधार है कि किस कारण से लगाया जा सकता है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से भारत में वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। मित्रों कि भारत में यदि वित्तीय साख है वो खतरे में आ जाए, देश के अंदर पैसे की कमी हो जाए, देश के अंदर वित्तीय बैलेंस है वो बिगड़ जाए और अन्य जो देश हैं हमारे देश को ऋण देने से भी इनकार कर दें, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। इसका मूल जो बेस है वो क्या है? वित्तीय साख पर खतरा आ जाए, खतरा उत्पन्न हो जाए, यानी पैसे की कमी हो जाए, दूसरे देश ऋण देने से इनकार कर दें, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अभी कैसे करता है? राष्ट्रपति के पास क्या प्रोसीजर होती है कि उसके अकॉर्डिंग ये लागू किया जाता है। पहली बात तो कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर करता है? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। किसकी सिफारिश पर करता है? मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करता है और राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। मित्रों एक थोड़ा सा अंतर है कि अनुच्छेद 352 में हमने देखा था वहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, और यहां किसकी सिफारिश होती है? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। अब घोषणा की जो तिथि है, यानी घोषणा की जो तिथि है उस तिथि से और आगामी दो माह हैं अगले, उन 2 माह के भीतर संसद के द्वारा मतलब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसे साधारण बहुमत से, कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत से अनुमोदित करना होता है, इस प्रस्ताव को पास करना होता है। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यह फिर वित्तीय आपातकाल आगामी समय के लिए लागू हो जाता है। मित्रों इसमें देखो मुख्य जो बातें हैं
कि एक तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश होनी चाहिए, दूसरा क्या है कि दोनों सदनों का साधारण बहुमत होना चाहिए। अब यानी जब राष्ट्रपति इसकी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दे और उद्घोषणा के समय या तो लोकसभा भंग हो या फिर उद्घोषणा कर दी है और संसद ने अनुमोदित नहीं किया है, अर्थात लोकसभा ने अनुमोदित नहीं किया है और लोकसभा अनुमोदित करने से पहले ही विघटित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसी केवल राज्यसभा के द्वारा इसे अपने साधारण बहुमत से पारित करके भी लागू किया जा सकता है। परंतु जैसे ही नई लोकसभा का पुनर्गठन होता है और नई लोकसभा का जब पुनर्गठन होता है तो उसके 30 दिन के भीतर भीतर, फिर कितने दिन में, 1 माह 30 दिन के अंदर अंदर इस उद्घोषणा को लोकसभा के द्वारा भी अपने साधारण बहुमत से पारित करना होता है। तो यह लागू करने की प्रोसीजर होती है कि किस प्रकार से लागू होता है, कितने समय में अनुमोदित किया जाता है। अब मित्रों इसमें एक और कारण है जो अनुच्छेद 356 में हमने देखा था कि संसद 6 माह के बाद उसे अनुमोदित करती है तो वह आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल में ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसे संसद के द्वारा इस वित्तीय आपातकाल को 6 माह के बाद लागू किया जाना आवश्यक है, ऐसा नहीं है इसमें। और इसकी जो अवधि है कि कितनी समय अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल लागू रह सकता है, मित्रों अनिश्चित काल, अनिश्चित काल यानी कोई निश्चित समय नहीं है इसका कि कितने समय तक लागू रख सकते हैं, अनिश्चित काल तक लागू रख सकते हैं। हमने देखा था देखो कि एक तो 352, इसमें क्या है, अधिकतम समय कितना था, अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। 356 अधिकतम समय अवधि 3 वर्ष और 360 अधिकतम समय अवधि अनिश्चित काल। समझ में आया कि इनकी समय अवधि क्या होती है। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है, 3 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा अधिकतम कितने समय के लिए लागू रह सकती है, अनिश्चित काल तक। अनुच्छेद 360 के तहत यदि वित्तीय आपातकाल देश में लागू किया जाता है तो उसकी अधिकतम समय सीमा कितनी होती है, यह भी मित्रों कितनी होती है, अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। यहां थोड़ा सा हमने देखा था कि यदि 3 वर्ष बाद में भी लागू किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है। इस प्रकार से समय अवधि का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होगा कि कितनी कितनी समय अवधि होती है। मित्रों ये तो लगाने की प्रोसीजर थी कि कैसे लगता है, क्या इसकी प्रोसीजर होती है, संसद की इसकी क्या भूमिका होती है। अब वित्तीय आपातकाल को कैसे हटाया जा सकता है, वित्तीय आपात को कैसे हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये देखो क्या है, राष्ट्रपति अपनी घोषणा के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति है जो समाप्ति की घोषणा करके, राष्ट्रपति समाप्ति की घोषणा करके और वित्तीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है, अर्थात राष्ट्रपति की घोषणा से वित्तीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है हटाने के लिए, लागू करने के लिए संसद की अनुमोदित करना आवश्यक होता है, लेकिन हटाने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है, केवल राष्ट्रपति के आदेश से इसको हटाया जा सकता है। इस प्रकार से वित्तीय आपातकाल को हटाया जा सकता है। तो हमने इसके 3 कंसेप्ट पढ़े कि किस बेस पे लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, कितना अधिकतम समय हो सकता है और कैसे इसको हटाया जा सकता है।
हमारे अगर भारत के आज तक के इतिहास में संविधान लागू होने से और आज तक के इतिहास में देखा जाए तो वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लागू किया गया है, नहीं लागू किया गया है। एक बार मित्रों 1991 के अंदर जरूर देश के अंदर वित्तीय स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई थी। उस समय ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और वर्तमान समय भी कई लोग ऐसी आशंकाएं प्रकट करते हैं कि देश में वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में अंतिम ये फैसला होता है कि देश में वित्तीय साख एकदम खतरे में आ गई है, तो ही राष्ट्रपति ऐसी घोषणा करता है। तो हमारा ये इसको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे आता है कि क्या आज तक 2 बार लग चुका है या 3 बार लग चुका है, 4 बार लग चुका है या कितनी बार लग चुका है। तो आज तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी देश में लागू नहीं हुआ है। मित्रों नेक्स्ट है कि वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है, मान लो वित्तीय आपातकाल लागू हो गया तो उसका देश की शासन व्यवस्था में, देश की व्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब वित्तीय आपातकाल का प्रभाव, किसका प्रभाव क्या होता है। एक तो क्या है, वित्तीय आपातकाल के समय केंद्र सरकार के जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। वेतन में कटौती की जा सकती है कि भारत सरकार के चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अन्य संसद के सदस्य हो या अन्य कोई भी भारत सरकार के पदाधिकारी होते हैं, उन सब के वेतन में कटौती की जा सकती है। यहां तक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव होता है कि पदाधिकारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। दूसरा क्या है दोस्तों कि राज्य सरकार के अधिकारियों का भी वेतन में कटौती की जा सकती है कि राज्य सरकार के जितने भी सिविल सर्विसेज के अधिकारी हो या अन्य पदाधिकारी हो, उन सब के वेतन में कटौती की जा सकती है। ऐसा मित्रों आपको ऐसा लगता होगी कि ये वेतन कटौती से और वित्तीय आपातकाल का क्या संबंध होगा कि भाई पैसा जब खत्म हो गया है देश के अंदर और वित्तीय साख खतरे में है, देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनके वेतन में कटौती करके और जो पैसे की कमी है उसको बैलेंस किया जाता है कि सही ढंग से हमारे देश की व्यवस्थाएं संचालित हो सके। तो इनके राज्य सरकार के पदाधिकारियों में वेतन में कटौती की जाती है और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। और दोस्तों क्या होता है इसमें कि केंद्र के द्वारा जो राज्यों को वित्त आवंटित किया जाता है, अर्थात जो आर्थिक पैकेज दिए जाते हैं, उनमें कटौती की जा सकती है।
कि केंद्र सरकार है राज्यों को बजट देती है वहां का विकास करने के लिए, तो उसमें भी कटौती की जा सकती है। फिर वो केंद्र सरकार ही जिस भी तरीके से नीतियां बनाती हैं वो ही राज्यों पर लागू होती हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्यों के बजट में जो राज्य सरकार अपना बजट पेश करती हैं उस बजट को भी केंद्र सरकार पारित कर सकती है, अपने अंडर में ले सकती है। यानी जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है उसी समय होता है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका केंद्र और राज्यों पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से जब इसका जो आपातकाल का प्रभाव होता है उसमें भी जो वित्तीय आपातकाल है इसमें जो हमारी संविधान की विशेषता है कि संघात्मक विशेषता, ये भी कहीं ना कहीं एकात्म में परिवर्तित हो जाती है। हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि जब आपातकालीन व्यवस्था होती है तो हमारा जो संविधान है वो संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि लगभग शक्तियां कहां पर चली जाती हैं, केंद्र सरकार के पास चली जाती है जब आपातकाल लागू होता है। इस प्रकार से मित्रों हमने वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा की। अब कुछ ये शक्तियां थी राष्ट्रपति की, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। कुछ शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति के पास, सब विवेकी शक्तियां। नेक्स्ट वाली हम क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की सब विवेकीय शक्तियां, सब विवेकीय शक्तियां। बड़े रोचक तथ्य हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपातकालीन सामान्यकालीन तो हम जनरली पढ़ते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास क्या क्या सब विवेकीय शक्तियां हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर करना होगा कि सब विवेकीय शक्तियां संविधान में राष्ट्रपति की कहीं भी नहीं लिखित हैं। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को ऐसे लिखकर नहीं दी गई हैं शक्तियां कि ये राष्ट्रपति की सब विवेकीय शक्तियां होंगी, इनका कोई जिक्र नहीं किया गया संविधान में। लेकिन व्यवहार में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो राष्ट्रपति के पास सब विवेकीय शक्तियां आ जाती हैं, क्योंकि जब ये काम करता है राष्ट्रपति तो व्यवहारिक रूप में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति के पास ये सब विवेकीय शक्तियां आ जाती हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को फॉलो किया गया है। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के मॉडल को फॉलो करते हुए, ब्रिटेन का जो मॉडल है वहां कैसी व्यवस्थाएं हैं, ब्रिटेन के मॉडल को फॉलो करते हुए हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास संवैधानिक शक्तियां निहित होती हैं। वहां के क्राउन के पास, वहां के राजा के पास जिस प्रकार की शक्तियां होती हैं उसी प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं। और भारत के राष्ट्रपति के पास संविधान में नामात्र की अर्थात लिखित शक्तियां हैं, लिखित शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से, लेकिन जो ये संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति को लिखित रूप में दी गई हैं, इन शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग करता है कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। इसीलिए तो हमारी यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्राध्यक्ष, संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष की हम बात करें तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि संविधान के द्वारा शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को, लेकिन उनका प्रयोग करता है कौन, प्रधानमंत्री करता है। दोस्तों ये सब विवेकीय शक्तियां कौन कौन सी है राष्ट्रपति के पास, देखना है हमें कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी सब विवेकीय शक्तियां हैं। ध्यान से इनको सुनना है, इस कंसेप्ट को आराम से समझना है।
बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं, कथन कारक के भी बन के आ जाते हैं। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन तो गलत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जहां कहीं भी इसके बारे में भी बताएंगे तो आपकी बात में वाक्य में ही वजन होगा। तो देखो, यदि किसी दल या गठबंधन को यदि किसी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी संविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री का चयन करता है। अपने विवेक से प्रधानमंत्री का क्या करता है? चयन करता है। यानी दल है या फिर कई दलों से मिलकर फिर क्या बनता है? गठबंधन। गठबंधन कई दल आपस में मिलाकर और बहुमत जैसा व्यवस्था बना लेते हैं, तो ऐसे क्या कहलाता है? गठबंधन होता है उनका। यदि किसी दल को या फिर किसी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए उनके पास बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति क्या करता है? अपने विवेक से प्रधानमंत्री का चयन करता है। मित्रों, अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, ये देखो किसकी है सरकार? गठबंधन की सरकार चल रही है। जो वर्तमान में केंद्र में मोदी सरकार है, वो किसकी सरकार है? गठबंधन की सरकार है। कौन सी है? एनडीए की सरकार। एनडीए ये गठबंधन है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये बनाया गया था। एनडीए गठबंधन 1998 के अंदर कई दलों को मिलाकर लगभग 42-43 दल इसमें शामिल हैं, और इन्हीं दलों की, इसी गठबंधन की आज वर्तमान में केंद्र में मोदी की सरकार है। हालांकि उसको सरकार बनाने जैसा जितना बहुमत प्राप्त हो चुका था, 303 सीट मिल चुकी थी, लेकिन पहले से ही उनके बीच क्या था? कई दलों के बीच गठबंधन था। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की वर्तमान में केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार। परंतु अभी हमने ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है कि किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट सरकार बहुमत नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहां पर वो किसी से नहीं पूछता है, वो कैसे करता है? अपने स्वयं के विवेक से करता है। अपने स्वयं के विवेक से करता है। एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी मित्रों क्या होता है कि यदि प्रधानमंत्री की आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में यदि उस दल का कोई स्पष्ट नेता नहीं हो, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई और उसके दल का कोई स्पष्ट नेता नहीं है कि वो नेतृत्व कर सके उस समय जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसके बाद तो मान लो जैसे स्पष्ट रूप से वो दल है जो अपना सर्वमान्य नेता बना लेता है और राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन करता है, तो उसके बावजूद तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को करता है कि जो बहुमत दल का नेता है उसी को प्रधानमंत्री बनाता है। लेकिन जब आकस्मिक रूप से पीएम की मृत्यु हो गई और उस दल का उस समय कोई नेता नहीं है स्पष्ट रूप से, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक से ही किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चयन करता है। नेक्स्ट क्या है मित्रों कि कोई साधारण विधेयक है, संसद के दोनों सदनों से पारित होकर किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कौन से विधेयक को लौटाता है? साधारण विधेयक को। वह अपने विवेक से ही लौटाता है, इसके लिए वह किसी से नहीं पूछता है। यानी साधारण विधेयक को जब राष्ट्रपति वापिस पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो उस समय अपनी सविवेकी शक्ति का ही प्रयोग करता है। इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां होती हैं। कौन सी? सविवेकी शक्तियां होती हैं। एक ही जो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति, आपको क्लियर कर दूं मैं कि संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन
विधेयक और धन विधेयक, इन दोनों ही विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है। दूसरा क्या है? धन विधेयक को भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। कौन से विधेयक को लौटाता है? साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इस प्रकार से मित्रों हमने आज की क्लास में वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति की संविवेकी शक्तियों का अध्ययन किया है। मित्रों, आपको स्पष्ट रूप से सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियों का हमने 2-3 क्लासों में अच्छे से अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम प्रमुख राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ विशेष जो उनके बारे में तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।